नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की पहली खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जो है बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इतने सालों तक सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस में इन दिनों आपको बता दें अंदरूनी मतभेद जो है वो दरअसल अब खुलकर जो है सामने आने लगे हैं। वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने जो है सुलह के संकेत देते हुए कहा कि कल्याण बनर्जी उनके वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें अपनी राय रखने और आलोचना करने का पूरा अधिकार है। अभिषेक बनर्जी की यह प्रतिक्रिया आपको बताएं ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही कल्याण बनर्जी ने उनकी कार्यशैली पर जो है सवाल उठाते हुए उन पर घमंड का आरोप लगाया था, यानी कि घमंडी होने का आरोप लगाया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि यदि पार्टी में यही स्थिति बनी रही तो उन्हें राजनीतिक भविष्य पर जो है विचार करना पड़ सकता है। ममता बनर्जी के कलकत्ता स्थित कालीघाट आवास पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद आपको बता दें मीडिया से बातचीत करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ते देखा है। वो पार्टी के वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं। यदि उन्हें कुछ कड़े शब्द कहे हैं तो उसे विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता। अभिषेक ने कहा है कि उन्हें अपने भविष्य की बात सुनने और इसी के साथ उसका सम्मान करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अभिषेक बनर्जी का यह बयान पार्टी के भीतर बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश है। उन्होंने सीधे टकराव के साथ आपको बता दें कि टकराव से बचते हुए एक संयमित और संतुलित प्रतिक्रिया जो है वो अपनी दी है, जिससे संगठन में और अधिक विवाद जो है वो ना बढ़े। इससे पहले ममता बनर्जी ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक में अभिषेक बनर्जी, इसी के साथ डेरेक ओब्रायन, मदन मित्रा और तमाम ऐसे नेता थे जिसमें कुणाल घोष भी शामिल थे, वो मौजूद रहे। हालांकि कल्याण बनर्जी की अनुपस्थिति चर्चा का विषय जो है वो फिर से एक बार बन गई है। उनकी गैर मौजूदगी ने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को और उजागर कर दिया है। कल्याण बनर्जी ने हाल ही में यह भी घोषणा की थी कि वो अब अभिषेक बनर्जी से जुड़े किसी भी कानूनी मामले में वकील के रूप में जो है पेश नहीं होंगे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पार्टी के कुछ नेताओं का घमंड जो है वो सीमा पार कर चुका है। उनके इस बयान को पार्टी नेतृत्व के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ी टिप्पणी के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। टीएमसी में विवाद ऐसे समय में आया है जब हाल ही के विधानसभा चुनाव में पार्टी को निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। चुनावी झटके के बाद आपको बता दें कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने संगठन की कार्य प्रणाली और इसी के साथ नेतृत्व शैली पर सवाल उठाने जो है वो शुरू कर दिए थे। बहरहाल पार्टी के भीतर असंतोष केवल विधानसभा तक सीमित नहीं है, आपकी बता दें बल्कि सांसद भी जो है इससे झलक देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सांसदों द्वारा अलग रुख अपनाने की खबरें भी जो है वो संगठन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर देती है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा में भी कई विधायकों ने नेतृत्व के फैसले पर असहमति जताई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि टीएमसी अपने गठन के बाद के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से जो है वो गुजर रही है। लंबे समय तक पश्चिम बंगाल की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टी के सामने अब संगठनात्मक एकता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने अपने बयान से विवाद को शांत करने का प्रयास किया है, लेकिन आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व किस तरह से जो है इन मतभेदों को सुलझाता है, इस पर सभी की नजरें जो है वो टिकी रहेंगी। तो आपको फिर से बता दें किस तरीके से अभिषेक बनर्जी पर जब घमंडी वाला आरोप लगा था, घमंड का आरोप जब लगा था अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो है कल्याण बनर्जी ने ये सारे आरोप जो है वो लगाए थे। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने आपको बता दें यहाँ पर कल्याण बनर्जी को अपना मार्गदर्शन बताते हुए कहा है कि उनको जो है अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। टीएमसी की बैठक होती है पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर, लेकिन कल्याण बनर्जी शामिल नहीं होते हैं। अब ये सारे विषय जो है वो टीएमसी के अंदर जो खींचतान चल रही है उसको एक नए मोड़ पर लाके खड़ा कर देते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राम मंदिर में दान राशि में कथित अनियमितता और गबन के आरोपों का मामला जो है वो अब पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक जो है वो पहुंच गया है। आरोपों के बाद आपको बता दें कि विवाद और मंदिर की छवि पर पड़ रहे असर को देखते हुए पीएमओ ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र से जो है पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के अनुसार नृपेंद्र मिश्र आज यानी कि 13 जून को एक बार फिर अयोध्या पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो मामले की जांच और समीक्षा के बाद पीएमओ को संदेश लेकर आएंगे। संभावना जताई जा रही है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों, इसी के साथ धनराशि की गणना में लगे कर्मचारियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों पर जो है कार्रवाई की जा सकती है। राम मंदिर की दान राशि में कथित गड़बड़ी के आरोपों ने प्रदेश की राजनीति को जो है वो गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जो है इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार और ट्रस्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष के हमलों के बीच ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले नृपेंद्र मिश्र अचानक अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ट्रस्ट से जुड़े लोगों के साथ बंद कमरे में बैठक की और पूरे मामले की जानकारी ली।
मीडिया से बातचीत किए बिना वो वापस लौट गए थे। माना जा रहा है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज समेत विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार की है। विवाद बढ़ने के बाद आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी कर कहा था कि ट्रस्ट में समय समय पर आंतरिक ऑडिट कराया जाता है। इस प्रक्रिया में आपको बता दें, ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि जो है वो शामिल रहते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऑडिट का कार्य जो है वो जारी है और अब तक कोई गंभीर अनियमितता जो है वो सामने नहीं आई है। हालांकि ट्रस्ट के पूर्व लेखकार महिपाल सिंह के बयान के बाद आपको बता दें, विवाद और गहरा हो गया। आरोपों को लेकर आपको बता दें, ट्रस्ट की ओर से विस्तृत स्पष्टीकरण जो है वो नहीं दिया गया है। वहीं कुछ लोगों को हिरासत में भी जो है वो लिया गया है कि चर्चाएं जो हैं इसकी भी सामने निकल के आई हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी फिलहाल साझा नहीं की है। अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे जो है तमाम संतों की भी प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। संत समाज भी जो है यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा है कि मंदिर और ट्रस्ट पर लगाए जा रहे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें भी जो है आत्ममंथन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर जो है सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की भी जो है जरूरत है, ये बात भी दोहराई है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि परमात्म मंदिर के महंत वरुण दास ने भी कहा है कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच बहुत आवश्यक होती है। उन्होंने कहा कि जांच में सच्चाई सामने आएगी और श्रद्धालुओं का विश्वास जो है वो बना रहेगा। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे और पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने भी जो है मामले में पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितताएं हुई हैं तो जिम्मेदार लोगों को जवाबदेही ठहरानी चाहिए। उन्होंने ट्रस्ट से पूरे मामले की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र जांच करने की भी मांग की है। फिलहाल सभी की नजरें आपको बता दें 13 जून को होने वाले नृपेंद्र मिश्र के दौरे पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि उनकी रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई ने जो है इस पूरे मामले में जो है विवाद को एक नया दिशा जो है वो दे सकती है। तो किस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से भी जो है कई सारे आरोप लगाए गए थे। राम मंदिर दान का मामला जो है वो अब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ तक जो है वो पहुंच गया है। पीएमओ ने नृपेंद्र मिश्रा से रिपोर्ट मांगी है और आपको बता दें कि आज यानी कि 13 जून को जो है नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या के दौरे पे भी रहने वाले हैं और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष क्योंकि हैं नृपेंद्र मिश्रा। ऐसे में वहां से लौटने के बाद और जब रिपोर्ट सौंपी जाती है उसके बाद किस तरीके से जो है इस पूरे मामले की दिशा बदलती है, इस पे जो है फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा विषय बन गया है और आने वाले चुनावों में जो है एक बड़ा मुद्दा बन के जो है वो उभर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। ऐसे में 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी क्रम में आपको बता दें कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान राज्य के जो मंत्री हैं, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो है बड़ा बयान दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं और उनके नेतृत्व में देश तेजी से विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। ये बात यहाँ पे जो है राम सिंह कैड़ा द्वारा कही गई है। भाजपा द्वारा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जो 12 वर्षों के कार्यकाल है उसको उपलब्धियों के रूप में जो है जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य सरकार के मंत्री अलग अलग जिलों में प्रेस वार्ताएं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जो है जनता के सामने रखने का काम कर रहे हैं। बागेश्वर जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी भी जो है प्रधानमंत्री मोदी के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं और राज्य के गांव-गांव और वार्ड जाकर यानी कि वार्ड स्तर तक जो है लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। कैड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। उनके अनुसार मोदी सरकार ने देश के विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, गरीब कल्याण योजना और भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करने के लिए जो है महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने विश्वास जताया है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो है संकल्प को पूरा करेंगे। भाजपा ने आपको बता दें 13 जून से 16 जून तक प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेता जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 10 जून 2026 को वो भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार
वांछित रहने वाले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी जो है वो पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जानकारी की माने तो जानकारों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 4399 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उस उपलब्धि को हासिल किया है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू का लगातार आपको बता दें 4398 दिनों का रिकॉर्ड जो है वो था, जिसको यहां पर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से लगातार जो है वो इस पद पर बने हुए हैं। भाजपा इस उपलब्धि को जो है ऐतिहासिक बता रही है और देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जो है जनता तक पहुंचाने का प्रयास, या यूं कहें कि पहुंच बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं अगर निष्पक्षता की बात करें तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है निष्पक्ष तरीके से सारे कार्यों को करते हैं, सभी वर्गों को जो है आगे लेके चलते हैं। लेकिन बहरहाल विपक्ष भी जो है यहां कई सारे आरोप लगा रहा है। विपक्ष इस तरह के बयानों और राजनीतिक दावों पर जो है अपनी अलग अलग राय दे रहा है। फिलहाल राम सिंह खेड़ा का प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का अवतार बताने वाला बयान राजनीतिक गलियारों में जो है एक चर्चा का विषय जरूर बन गया है। आपको सुनाते हैं आखिरकार क्या कुछ यहां पर मंत्री राम सिंह खेड़ा ने जो है अपने बयान में कहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस कलयुग में दूसरे भगवान के रूप में मोदी जी का अवतार हुआ है और मोदी जी के पद चिन्हों पर चल करके पुष्कर धामी जी और मोदी जी लगातार गांव-गांव और वार्ड स्तर तक समस्याओं का समाधान करने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी के जो निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जो 12 साल का कार्यकाल हुआ है, वो देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो सबसे अधिक कार्यकाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और आज तक निर्वाचित प्रधानमंत्रियों के रूप में कोई प्रधानमंत्री इतना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए जितना कार्यकाल में माननीय मोदी जी पहुंच चुके हैं। और भी उनका लंबा कार्यकाल होगा, ये आप लोगों को, हमको सबको दिखेगा, पूरे भारतवर्ष को दिखेगा, पूरे विश्व को दिखेगा कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबका रिकॉर्ड उन्हें तोड़ दिया है। और निश्चित रूप से और आगे उन्होंने इस देश की सेवा करनी है और इस देश को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प उनका है, उस संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ प्रधानमंत्री मोदी को तो भगवान का अवतार बनाया गया। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जो है ब्राह्मण कार्ड चर्चा का विषय बन गया। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में प्रदेश सरकार में खाद्य और रसद मंत्री बनाए गए मनोज पांडे ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाते हुए लखनऊ में आपको बता दें 108 बैठकों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया था। इस आयोजन को आपको बता दें राजनीतिक गलियारों में ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में आपको बता दें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री मनोज पांडे ने 108 बैठकों को यहाँ पर अंगवस्त्र, धार्मिक दक्षिणा और सम्मान पत्र देकर जो है सम्मानित किया है। समारोह के दौरान आपको बता दें कि वैदिक मंत्रोच्चारण की गूंज के बीच पारंपरिक तरीके से जो है बैठकों का अभिनंदन किया गया और लखनऊ से जो है आपको बता दें एक नई हुंकार भरने का प्रयास किया गया है। और क्या सच में जो है ये ब्राह्मण समाज को अपनी ओर आकर्षित करने की एक दिशा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है फिलहाल राजनीतिक गलियारों में बना हुआ है, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव है 2027 में। लेकिन आपको बता दें कि इस अवसर पर मनोज पांडे ने कहा है कि सनातन संस्कृति और वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने में बैठकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा है कि सरकार उनके शिक्षा, विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने युवाओं को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने का जो है यहाँ संदेश भी दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कार्यक्रम केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश भी है। हाल ही में आपको बता दें प्रयागराज में शंकराचार्य और बैठकों से जुड़े विवाद के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार पर ब्राह्मण समाज की अपेक्षा करने का जो है आरोप लगाता है। ऐसे समय में भाजपा नेताओं द्वारा लगातार बैठक समान कार्यक्रम जो है वो आयोजित करना राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाताओं की भूमिका हमेशा से ही प्रभावशाली रही है। कई विधानसभा क्षेत्रों में ये वर्ग चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसी वजह से सभी राजनीतिक दल समय समय पर ब्राह्मण समाज को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए जो है विशेष प्रयास करते रहते हैं। ये पहला अवसर नहीं है जब भाजपा ने किसी बड़े नेता के बटुक समाज जो है सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया हो। इससे पहले आपको बता दें सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी जो है अपने सरकारी आवास पर बड़े स्तर पर बटुक सम्मान समारोह का आयोजन किया था और वो भी कर चुके हैं।
उस कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में जो है बटुकों को धार्मिक ग्रंथ और आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। मनोज पांडे वर्तमान में रायबरेली से विधायक हैं और आपको बता दें कि प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के रूप में जो है वह पहचान रखते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद ये उनका पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम माना जा रहा है। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस आयोजन के जरिए उन्होंने एक साथ पार्टी नेतृत्व और ब्राह्मण समाज दोनों को महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की है। आगामी चुनावों को देखते हुए भाजपा अपने पारंपरिक मतदाता वर्ग को जो है मजबूत बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में बटुक समाज जैसे कार्यक्रमों से उसी रणनीति का जो है हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि मनोज पांडे के इस आयोजन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण कार्ड की चर्चा को जो है फिर से एक बार तेज कर दिया है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ जो है अब तमाम मंत्री ब्राह्मणों को साजने के लिए, और मनोज पांडे भी उनमें से एक हैं, क्योंकि देखिए नए नए जो है यहाँ मंत्री बने हैं और पहला सार्वजनिक कार्यक्रम, इतना बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम जहां लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में 108 बटुकों का यहां पे जो है सम्मान किया गया। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ। आप बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।